आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान के मिसाइल स्ट्राइक से थर्राया इजराइल, नेतन्याहू ने खौफ खाकर छोड़ा देश। आतंक के खिलाफ एनआईए की छापेमारी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चलाई मुहिम। बीजेपी लीडर के एस दुग्गल का आप पर निशाना, कहा पंजाब की आवाम चाहती है आपसे छुटकारा। दिल्ली में जल्द आएगी नई आबकारी पॉलिसी, दिल्ली हुकूमत के लिए कई बड़े फैसले। दिल्ली में फीस बढ़ोतरी पर वालिदैन नाराज, तालीम माफिया पर कानून बनाने की उठाई मांग। दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में 11 लोगों को दी उबूरी राहत, अर्जी गुजारों ने ये कहा था कि उन्हें नहीं दिया गया नोटिस। बीजेपी पर थिरुमावलवन का निशाना, बिना खिलाफियत के पास हुआ वक्फ बिल। मौलाना अरशद मदनी ने इजराइल की मजम्मत की, अमेरिका इजराइल पर जमकर साधा निशाना। भारत के दोस्त इजराइल ने कश्मीर को दिखाया पाक का हिस्सा, इजराइल की फौज ने अवामी रद्दे अमल के बाद मांगी माफी। ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, ईरान के पास समझौते का आखिरी मौका। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करके कितनी बड़ी गलती की, इसका अंजाम आज सुबह पूरी दुनिया ने देख लिया। ईरान ने आखिरकार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर इजराइल पर ताबड़तोड़ 150 से ज्यादा मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू की ऐसी हालत खराब हुई कि वो दुम दबाकर अपने ऑफिशियल एरोप्लेन से ग्रीस भाग गया। ईरान ने इजराइल को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इतनी भयंकर मार उसने पहले कभी नहीं झेली होगी। इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान और रूस ने पूरा साथ निभाया है। जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स अब इस जंग को लेकर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि वो जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है। ईरान को अकेला समझकर इजराइल ने जो गलती की, उसका हर्जाना अब वो बुरी तरह से भुगत रहा है। इजराइल ने बीते रोज ये सोचकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और रिहायशी इलाकों पर हमला किया कि अब ईरान घुटनों पर आ जाएगा, दब जाएगा, रहम के लिए गिड़गिड़ाएगा। मगर इसके बरक्स ईरान ने एक जख्मी शेर की तरह इजराइल पर ऐसा पलटवार किया कि कब्जे वाले इलाका खंडर में तब्दील हो गए। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में ऐसी तबाही मचाई है जैसे इजराइल गजा में मचा रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है और इजराइल अवाम डर के मारे बंकरों में छुपी हुई है। ये सब कल रात अचानक शुरू हुआ, जब पूरे दिन की खामोशी के बाद रात में तेल अवीव के आसमानों को चीरते हुए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने धावा बोल दिया। हालांकि ज्यादातर इंटरनेशनल मीडिया ये खबर छुपा रहा है और इजराइल के हमले को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। न्यूज वेबसाइट अल मायदीन के मुताबिक ईरान ने अपने ऊपर इजराइल के हमले के जवाब में इजराइल को टारगेट करके तकरीबन 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया ने बताया कि ईरान के इस्फहान से इजराइल की ओर करीब 150 मिसाइलें दागी गयी। बाद में बताया गया कि एक मिसाइल के सीधे हमले के बाद तेल अवीव में इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर के पास आग लग गई। ईरान ने ऐलान किया है कि जवाबी हमले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत किए गए थे। इसी वक्त इजरायली मीडिया ने बताया कि इजराइल में एक सेंसिटिव लोकेशन के ऊपर बड़े धमाके सुने गए और नेवातिन फौजी हवाई अड्डे पर कई इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। अल मयादीन के जराये ने बताया कि ईरान ने मिसाइलें मुल्क के साउथ ईस्ट में वाक़े फाल समेत कई शहरों और सूबों के ठिकानों से दागी। इजरायली चैनल 12 ने बताया कि ईरानी हमले में 200 से 300 मिसाइलें दागी गई, जिनका असर इजराइल में लगभग 9 मकामों पर दर्ज किया गया। ईरान के खतरनाक हमले में 3 इजरायली हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। इस मामले में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसका हदफ इजरायली हुकूमत के अहम इलाके थे। ईरान के जरिए जारी बदले की कार्रवाई के बीच इजराइल ने फिर ईरान पर हमले करने की कोशिश की। यहाँ ये बात आपको बता दें कि इजराइल के ईरान पर हमले की शुरुआत इसलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि ईरान में मौजूद इजरायली मोसाद एजेंट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक कर उसे लैग कर दिया था, जिसके चलते ईरान में हमला मुमकिन हो पाया था। लेकिन बाद में ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा चालू कर इजरायली हमलों को रोक दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इजराइल के 3 F-35 जेट्स को मार गिराया और उनके पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ईरान स्टील फाइटर को मार गिराने वाला ईरान दूसरा देश बन गया। इजरायली मीडिया ने आज तड़के बताया कि ईरान ने कब्जे वाले इलाके में हाई अलर्ट सिचुएशन के बीच तेल अवीव और उत्तरी इजराइल के अहम इलाकों को निशाना बनाकर ताज़ा मिसाइल हमले जारी रखे। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जब नेतन्याहू ने इजराइल पर ईरान के हमले देखे तो फौरन वो अपनी आवाम को छोड़कर ग्रीस भाग गया। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने इजरायली मीडिया के हवाले से दावा किया है
है कि ईरान के हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को ग्रीस ले जाया गया। इजरायली मीडिया ने पहले नेतन्याहू के एयरप्लेन की एक तस्वीर शाया की जिसमें 2 लड़ाकू जेट प्लेन्स के साथ कब्जे वाले इलाके के बाहर एक नामालूम मकाम की ओर जा रहे प्लेन को देखा गया था। इन सब बातों से ये तस्वीर साफ हो गई है कि ईरान को अकेला समझने वाला अमेरिका इजराइल के लिए अब खैर नहीं है, क्योंकि ईरान इन दोनों ममालिक को अकेला पानी पिला रहा है। एक्सपर्ट्स ने यह भी इम्कान जाहिर किया है कि अगर ये तमाम तनाज़े नहीं रुके तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की गवाह जल्द बन सकती है। इजराइल ने हमले से पहले तेहरान को चकमा देने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया। यरूशलेम पोस्ट अखबार ने इस मंसूबे का खुलासा किया जिसका मकसद हैरत के पहलू को बनाए रखना और ईरानी रद्दे अमल में देरी करना था। ईरान के अंदर फौजी ऑपरेशन से पहले इजराइल ने खुद को पुरसुकून रखने के लिए चालाकी से मीडिया का इस्तेमाल किया। इस बात का खुलासा इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने किया। अखबार के मुताबिक इस चाल का हैरत के पहलू को बनाए रखना और ईरानी रद्दे अमल में देरी करना था। अखबार ने कहा कि एक रात जब जो बज़ाहिर पुरअमन थी, दुनिया जौहरी बातचीत के नए दौर का इंतजार कर रही थी और मीडिया इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की छुट्टियों और उनके बेटे की शादी के बारे में बात कर रहा था। दूसरी ओर इजराइल पर्दे के पीछे अपने सबसे खुफिया और फरेबी ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ था। बंद दरवाजों के पीछे इजरायली सिक्योरिटी सलामती काउंसिल की बैठक में ईरान के अंदर हमला करने का फैसला किया था। इजरायली दिफाई अफवाज ने एक्स पर भारत की बैनुल अक़वामी सरहदों का गलत नक्शा पोस्ट करने के लिए माफी मांगी है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा गलत तरीके से दिखाया गया। आईडीएफ के पोस्ट के बाद भारतीय सार्फिन ने ट्वीट किए जिनमें से कई काफी नाराज थे। उन्होंने गलती की तरफ इशारा किया और इजरायली फौज से पोस्ट को वापस लेने पर जोर दिया। कुछ ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को भी टैग किया। इंडियन राइट विंग कम्युनिटी नामक एक्स हैंडल के जरिए से ऐसे ही एक ट्वीट का सीधे जवाब देते हुए इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा, ये पोस्ट इस इलाके की एक मिसाल है। ये नक्शा सरहदों को सही ढंग से दिखाने में नाकाम है। हम किसी भी गलती के लिए माजरत चाहते हैं। ये असल पोस्ट के लगभग 90 मिनट बाद कहा गया। शिकायत करने वाले ने पहले कहा था, अब आप समझ गए होंगे कि भारत गैर जानिबदार क्यों रहता है। सिफारतकारी में कोई भी आपका सच्चा दोस्त नहीं होता। भारतीय हुकूमत ने अभी तक आईडीएफ के गलत नक्शे पर कोई रद्द अमल नहीं दिया है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसके कुछ हिस्सों पर दहाइयों से पाकिस्तान और चीन ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, मुल्क का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मई में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस जज्बात को दोहराया था। पिछले कई सालों में भारत और इजराइल के बीच दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए हैं। दरअसल 2017 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इजराइल मुल्क का दौरा करने वाले पहले भारतीय लीडर बने थे। जमीयत उलेमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने ईरान पर इजराइल के हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इसे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और आलमी कानूनों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इजराइल के जरिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और रिहायशी इलाकों पर हमला यूएन चार्टर की सरेआम खिलाफ वर्जी है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि इजराइल इस इलाके में जिस तरह की बदमाशी और आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है, वो अमेरिका और मगरिबी ममालिक की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने अमेरिका को हथियारों का सौदागर और इंसानियत का दुश्मन करार देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल उन तमाम मुस्लिम ममालिक को निशाना बना रहे हैं जो अपनी दिफाई ताकत को मजबूत करके खुद मुख्तारी हासिल करना चाहते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इजराइल की ख्वाहिश पर पहले इराक को तबाह किया गया और अब ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान भी दिफा के मैदान में खुद कफील बनने की राह पर था। मौलाना मदनी ने इस बात का खैर मकदम किया कि सऊदी अरब ने ईरान पर इजरायली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद से इजराइल जो कुछ कर रहा है वो पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक सकता है। उन्होंने आगे कहा कि गजा में जो कत्लो आरत और तबाही हो रही है उसका असल जिम्मेदार भी अमेरिका है। अमेरिका ना सिर्फ गजा की तबाही और अरबों की हलाकत में शरीक है, बल्कि वो ये भी चाहता है कि गजा को खाली करवाकर वहां यहूदियों को आबाद किया जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि एक तरफ अमेरिका गजा में इजराइल की हिंसा का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ ईरान पर इजरायली हमलों में भी उसका मुकम्मल साथ दे रहा है। उन्होंने मुसलमान ममालिक और पूरे आलमी इस्लामी समाज से इस संगीन हालत में मुत्तहिद होने की अपील की। मौलाना मदनी ने कहा कि जब गजा को हमारी आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है,
वहां तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी की जा रही है और इजराइल खुद मुख्तार ममालिक पर खुलेआम हमला कर रहा है, तो मुस्लिम ममालिक और इंसाफ पसंद दुनिया को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। तमिलनाडु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए मुनक्किद एक मीटिंग से खिताब करते हुए वीसीके के बानी थोल थिरुमावल्वन ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को बीजेपी के जरिए पार्लियामेंट में बिना किसी सियासी अखलाकियत के पास किया गया, जबकि अपोजिशन दलों ने हर मंच पर इसका सख्त विरोध किया है। श्री थिरुमावल्वन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने पिछले 11 सालों में कानून और जमहूरियत के नाम पर इस्लामी बिरादरी को निशाना बनाने के लिए हुकूमती ताकत का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा CAA दफा 370 को खत्म करना, 3 तलाक और वक्फ तरमीम एक्ट ये सब मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। बीजेपी दूसरे मजाहिब की मजहबी जायदादों के इंतजाम में दखल नहीं देती, लेकिन मुस्लिम बिरादरी की मिल्कियत वाली जायदादों में दखल देती है। ये कानून का इस्तेमाल करके ऐसे काम करती है जो गैर कानूनी होने चाहिए। ये जमहूरियत का सहारा लेकर जमहूरियत के ही खिलाफ जाती है। ऊपर से देखने पर ये सब मुसलमानों को निशाना बनाने और उनको परेशान करने के बारे में लगता है, लेकिन अगर आप गहराई में देखें तो ये आइन को खत्म करने की साजिश है। वीसीके ने पार्लियामेंट और ज्वाइंट कमेटी में इस कानून की मुखालिफत की, साथ ही एहतजाजी मुजाहिरे भी किए। अब हम तिरुचि में सेक्युलरिज्म की हिफाजत के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारी सियासत को अब और ज्यादा मजबूत करना जरूरी हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत का नतीजा है। डीएमके के सीनियर लीडर राजा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि मुसलमान वक्फ जायदादों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी जायदादों को वक्फ जायदाद बताकर कानून लाने की वजह बताई। उन्होंने कहा पहले जो भी तरमीम लाई गई थी उसका कोई बुनियादी सबब होता था। जब भी पार्लियामेंट में मुसलमानों से मुत्तालिक कोई कानून पेश होता था तो उस पर वसी बहस और मशवरा किया जाता था और फिर कानून लाया जाता था। मैं अमित शाह और वजीर आजम मोदी से पूछना चाहता हूं, जो वक्फ कानून पास किया गया है उसकी बुनियाद क्या है? क्या आप उसे सामने ला सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने जुम्मे को दिल्ली के बटला हाउस इलाके में इन्हेदामी नोटिस पर 11 लोगों को अबूरी राहत दी। अदालत ने अर्जी गुजारों को सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लेने के लिए हलफनामा दाखिल करने की छूट देने पर इत्तेफाक किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में 11 लोगों को अबूरी राहत दे दी। इंडिया टुडे ने पीटीआई का हवाला देते हुए बताया कि 11 अर्जी गुजारों में से 2 अर्जी गुजारों की जायदादें इलाके के खसरा 279 में आती हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने बटला हाउस के रहने वालों के जरिए दायर दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले अर्जी गुजार अब हाई कोर्ट कैसे आ गए हैं। कुछ अर्जी गुजारों ने यह भी दावा किया कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था और DDA ने केवल जबानी तौर से मुत्तला किया था और 9 जून को हदबंदी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को DDA को खसरा नंबर 279 में गैर कानूनी तामीरात को गिराने का हुक्म दिया था। ओखला गांव में मुरादी रोड के किनारे अंदाजे के मुताबिक 2.8 बीघा या 0.702 हेक्टेयर जमीन को कब्जे में ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक बटला हाउस के इलाके में गैर कानूनी तामीरात वाली जायदादों पर उन्हें गिराने के नोटिस चिपकाए गए हैं। संभल में हाल ही के दिनों में जिला इंतजामिया ने मशहूर याकूब अली शाह की मजार हटाने का हुक्म दिया था। जिला इंतजामिया का कहना है कि ये मजार सरकारी सड़क पर कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है। इस हुक्म के बाद मजार से जुड़ी मस्जिद कमेटी ने इसे दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से जुड़े मजहबी मकामात, मदरसे, मजार और ईदगाहें अब हुकूमत के निशाने पर है। यूपी हुकूमत अब तक रियासत के कई जिलों में सैकड़ों मुसलमानों के मजहबी मकामात और तालीमी इदारों को सील कर चुकी है या फिर बुलडोजर से गिरा चुकी है। इसी सिलसिले में योगी हुकूमत ने संभल में एक मजार को गैर कानूनी करार देते हुए नोटिस भेजा है। हालांकि उससे पहले की कमेटी ने मजार को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। असल में संभल के हयात नगर थाना इलाके में मशहूर याकूब अली शाह की मजार वाक़ई है। ये मजार काफी पुरानी बताई जा रही है और यहाँ मुल्क भर से जायरीन जियारत के लिए आते हैं, जिनमें हिंदू, मुसलमान और दूसरे मजहब के लोग भी शामिल हैं। हालिया दिनों में इंतजामिया ने मजार को गैर कानूनी बताकर इंतजामिया को नोटिस दिया था। संभल इंतजामिया ने नोटिस के जरिए ये इत्तला दी कि याकूब अली शाह की मजार सरकारी सड़क पर गैर कानूनी कब्जा करके बनाई गई है। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने एक ऐसा फैसला किया जो अब चर्चा और मौजू बन गया है और लोग इस कदम की खूब तारीफ कर रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से मजार पर बुलडोजर चलाने से पहले ही मस्जिद कमेटी ने इसको दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। मजार को मुंतकिल करने के लिए मस्जिद कमेटी ने रुड़की और आगरा से इंजीनियरों की एक माहिर टीम की मदद ली है।
इस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद ऐसा हल निकाल लिया है जिससे मजार को बगैर नुकसान पहुंचाए मुंतकिल किया जा सकेगा। जल्द ही मजार को इंजीनियरों की निगरानी में मुंतकिल किया जाएगा, जिस पर तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। एनआईए ने आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में ममनुआ तंजीब हिजबुत तहरीर के जरिए मुस्लिम नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाने की दहशतगर्दी साजिश से मुत्तालिक तहकीकात के सिलसिले में छापेमारी की। मालूम हुआ है कि भोपाल में 3 और राजस्थान के झालावाड़ में 2 मकामात पर गहराई से तलाशी ली गई है। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब एजेंसी HUT और इसके अरकान की सरगर्मियों की तहकीक कर रही है। तहकीकाती एजेंसी के हवाले से बताया गया कि ये तलाशी उस केस का हिस्सा थी जो एनआईए ने दर्ज किया है। ये केस पूरे मुल्क में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले मुख्तलिफ दहशतगर्द और इंतहा पसंद नेटवर्क्स और तंजीमों को खत्म करने की मुहिम का हिस्सा है, जो नाजुक मुस्लिम नौजवानों को कट्टरपंथ की तरफ ले जाने और भर्ती करने की HUT की साजिश से जुड़ा है। बयान में कहा गया कि नौजवानों को भारत की जमहूरी तौर पर चुनी हुई हुकूमत को गिराने और शरीयत कानून के तहत एक इस्लामी रियासत कायम करने के लिए तशद्दुद फैलाने पर उकसाया जा रहा था। बयान में यह भी कहा गया कि एनआईए की टीमों ने तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए, जिन्हें फॉरेंसिक तज्जिए के लिए भेजा जाएगा। बिहार विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर बीजेपी लीडर के एस दुग्गल ने कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है। वहीं पंजाब की लुधियाना सीट पर चल रहे उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब की आवाम इस बार बीजेपी को पंजाब में देखना चाहती है। पंजाब की आवाम कानूनी निजाम और नशे से परेशान है, इसीलिए पंजाब की आवाम आम आदमी पार्टी से छुटकारा चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन मैं लुधियाना में था। लुधियाना के जिस इलाके में चुनाव है, सराबा नगर है, कुम्हार मंडी है, सारा एरिया मैंने लोगों से जाके मिला हूँ, मैंने विजिट करा है, देखा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केजरीवाल की सरकार वहाँ 0 से भी 0 लेवल पे है, कोई काम नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा जो लोग वहाँ परेशान हैं, जो अंशुमन कार्ड पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आपका यूपी का कार्ड हो, आपका किसी भी स्टेट का कार्ड हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, आप कहीं पर भी जाइए आपका वो कार्ड चलता है। दुर्भाग्य जो पंजाब में का कार्ड है वो पूरे देश में कहीं नहीं चलता, क्योंकि पंजाब सरकार के हिस्से की जो पेमेंट है वो पेमेंट करने को तैयार नहीं है। तो लोग बड़े परेशान हैं। आने वाले टाइम में वहाँ पे बीजेपी जीतेगी। दिल्ली हुकूमत नई आबकारी पॉलिसी लाएगी। इस पॉलिसी का मकसद बेहतरीन शराब की फराहमी यकीनी बनाना है। बिक्री के निज़ाम को जदीद और शफाफ बनाया जाएगा और गैरकानूनी बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। दिल्ली की नई हुकूमत बहुत जल्द एक नई आबकारी पॉलिसी पेश करने जा रही है। इस पॉलिसी का मकसद शराब की बिक्री और तकसीम के निज़ाम को शफाफ, जदीद और जिम्मेदार बनाना है। हुकूमत ये यकीनी बनाएगी कि इस पॉलिसी का कोई भी पहलू समाज के नाजुक और कमजोर तबकों पर किसी किस्म का मुनफी असर ना डाले और उनकी हिफाजत, सेहत और अमन से कोई समझौता ना किया जाए। इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र की सदारत में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है, जो नई आबकारी पॉलिसी तैयार कर रही है। ये कमेटी दीगर रियासतों की आबकारी पॉलिसियों का भी जायजा ले रही है, ताकि शराब की तकसीम के साथ साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ को भी सबसे ज्यादा अहमियत दी जा सके। वजीर आला रेखा गुप्ता ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत आबकारी निज़ाम में इस्लाह के कई नुक्ते शामिल किए जा रहे हैं। इनमें शराब की म्यारी जांच का साइंटिफिक निज़ाम, बिक्री के निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, गैर कानूनी बिक्री पर पाबंदी और लाइसेंसिंग अमल में मुकम्मल शफाफियत शामिल है। वजीर आला ने कहा कि हम एक ऐसी आबकारी पॉलिसी लाने जा रहे हैं जिसमें किसी भी सतह पर करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। शराब के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अवामी शऊर बढ़ाने की मुहिम चलाई जाएगी और अवामी मुकामात पर शराब नोशी पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। पिछली हुकूमत की आबकारी पॉलिसी को करप्शन और जानिबदारी से भरपूर बताते हुए वजीर आला ने कहा कि उस पॉलिसी के जरिए कुछ चंद प्राइवेट कंपनियों को नाजायज फायदा पहुंचाया गया, जिससे हुकूमत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस पॉलिसी में ना तो कानून उसूलों का लिहाज किया गया और ना ही अवाम के मुफाद को कोई तरजीह दी गई। करप्ट आबकारी पॉलिसी की वजह से साबिक वजीर आला और हुकूमत के वुज़रा को जेल भी जाना पड़ा। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस के खिलाफ वालिदैन का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर आ गया है।
हफ्ते को बड़ी तादाद में वालिदैन दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुए और फीस में इजाफे के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। दिल्ली हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले ये दावा किया था कि वो एक ऐसा बिल लाएगी जिससे तालीमी शोबे में मौजूद माफिया का खात्मा किया जा सकेगा, मगर वालिदैन का कहना है कि जो बिल तजवीज किया गया है वो मौजूदा सूरत हाल को बदलने के लिए काफी नहीं है। उनका इल्जाम है कि इस बिल में कई कमियां हैं और स्कूल इंतजामिया को जवाबदेह बनाने के लिए ये बिल नाकाम है। एहतजाज का मरकज डीपीएस द्वारका का वो वाकया है जहां हाल ही में तकरीबन 23 बच्चों को सिर्फ इसीलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनके वालिदैन वक्त पर फीस जमा नहीं कर सके थे। एहतजाज करने वालों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो तालीम के शोबे में बढ़ते खुर्दबीन तिजारत और नफा बख्शी पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि तालीम अब एक खिदमत नहीं बल्कि तिजारत बन चुकी है जहां बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा किया जा रहा है। डीपीएस द्वारका की तरफ से 23 बच्चों को निकालना इस पूरे तहरीक की अलामत बन गया है। वालिदैन का कहना है कि बच्चों की तालीम को मुतासिर करना ना सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि ये तालीम के बुनियादी मकासद के भी खिलाफ है। एहतजाज में शामिल कई तंजीमों ने हुकूमत से ये भी मुतालिबा किया कि एक ऐसा खुद मुख्तार रेगुलेटरी इदारा कायम किया जाए जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ से की जा रही फीस में इजाफे की निगरानी कर सके और शफाफियत को यकीनी बनाए। दिल्ली में स्कूल फीस इजाफा अब सिर्फ एक मुकामी मसला नहीं रहा बल्कि ये एक वसी असमाजी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर हुकूमत ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये तहरीक मजीद वुसअत इख्तियार कर सकती है। हेलो, मैं कुमार गौरव हूँ, मैं डीपीएस द्वारका से हूँ और सिचुएशन आजकल आप जैसे देख ही रहे हैं, महीनों से न्यूज़ में भी इतना चल रहा है। सिचुएशन बड़ी ही गंभीर है और कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिल रही है, चाहे वो डीओई हो, दिल्ली सरकार हो या फिर कोर्ट हो, कहीं से भी पेरेंट्स को कोई रेमेडी नहीं मिल रही है। और जो स्कूल है वो हमेशा डीओई के ऑर्डर्स हो या कोर्ट के ऑर्डर हो उनका वायलेशन करता हुआ आ रहा है और हर किसी को अप्रोच किया जा सकता है। माननीय शिक्षा मंत्री आशुष जी को अप्रोच कर चुके हैं ऑलरेडी, दिल्ली की सीएम को भी पेरेंट्स अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी रेमेडी नहीं मिल रही है। नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम भट्ट है। मैं अभिभावक हूँ, यहाँ पर पिटिशनर हूँ। हमारी बस एक डिमांड है कि डीपीएस द्वारका सीधे सरकार टेक ओवर करे। डीपीएस द्वारका पेरेंट हूँ। मेरे बच्चे का नाम कटा था 9 तारीख को। मेरे पास स्कूल से मेल आया था कि आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ देयर डिमांडेड फीस, जो कि बिल्कुल इलीगल है। और उसके बाद हमने ये केस कोर्ट में ले गए थे। वहाँ पे ऑर्डर आया था कि बच्चों का नाम रीइंस्टेट करना है, बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं करना है। स्कूल ने कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना है और हमें फिर दोबारा से एक मेल की गई है जिसमें किसी भी ऑर्डर की पालना नहीं करी गई है। हमारी मनोज गोस्वामी। कौन सा स्कूल है? डीपीएस द्वारका। क्या मसला है आप लोगों का? मसला ये है कि हम जो फीस को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से अप्रूव शिक्षा निदेशालय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड फीस को पे करते आ रहे हैं। हम डीपीएस की मनमानी फीसों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और डीओई की अप्रूव फीस भर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे बच्चों के स्कूल से नाम काटे जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनको पूरे दिन लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है। नाम काटने के बाद में किसी भी कोर्ट का ऑर्डर हो, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑर्डर हो, उसको ये कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट, सरकार, शासन प्रशासन से सही यही अपील है कि इसको डीपीएस द्वारका को टेक ओवर किया जाए और उसका मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया जाए, जिससे कि शिक्षा जो एक व्यापार बन गई है वो व्यापार ना बन पाए। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।